Guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Competeria, we discussed about Weber's sociology of religion. Now, before wasting our time, we will start our new lecture धर्म के संबंध में मार्क्स तथा मैक्स वेबर के विचारों की तुलना। धर्म के संबंध में मार्क्स तथा मैक्स वेबर के विचारों की तुलना करते हुए कहा जाता है कि मार्क्सवादियों के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास की उपोत्पाद है। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास के अपने विश्लेषण और उनके पारस्परिक संबंधों के अपने अध्ययन में वेबर बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचे। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद के विकास के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास संभव हुआ, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म को विकसित करने का श्रेय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही है। वेबर का निष्कर्ष, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत धर्म के समाजशास्त्र की उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है, इसका ठीक उल्टा है। उनके अनुसार पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म का अपना योगदान है और जिस रूप में आज हम पूंजीवाद को विकसित रूप में पाते हैं और प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचारों के बिना कदापि संभव न था। इस प्रकार वेबर प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास का कारण मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का परिणाम है। और ये बात स्पष्ट होती है। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी प्रशासन तंत्र की अवधारणा न केवल समाजशास्त्र अपितु राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र की लोकप्रिय और चर्चित संकल्पना है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के मध्य सन 1746 में विंसेंट डी गॉर्ने नामक फ्रांसीसी विद्वान ने प्रशासन तंत्र शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि गार्ने ने इस शब्द का प्रयोग शिकायत के रूप में किया, आगे चलकर वह ब्यूरोमैनिया के रूप में चर्चित रहा। गार्ने के अनुसार फ्रांस में प्रशासन तंत्र शब्द वहाँ के वाणिज्य मंत्री ने प्रयुक्त किया, फिर वह जर्मनी में ब्यूरोक्रेटिक के रूप में फैला और अंत में अंग्रेजी भाषा में ब्यूरोक्रेसी बना। मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स और जी मोस्का ने प्रशासन तंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920, जिसका अनुवाद पार्सन्स और हेंडरसन ने 1947 में किया, इसमें प्रशासन तंत्र का वैधानिक तार्किक आदर्श प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर ने कुछ आदर्श प्रारूपों को प्रस्तुत किया है, जिनमें से प्रशासन तंत्र का आदर्श प्रारूप प्रमुख है। वेबर की कृतियों का संबंध यूरोप और अमेरिका के 20वीं शताब्दी के 2 दशकों से। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की जड़ें जम गई थी। जब सामान्य साहूकार किसी व्यवसाय को करता था तो उसमें किसी तरह के प्रशासन तंत्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विशाल तादाद में उत्पादन शुरू हुआ, तब किसी न किसी प्रकार के अधिकारी तंत्र की आवश्यकता अवश्य पड़ी। यद्यपि औद्योगिक क्रांति के पहले भी सरकार में अधिकारी तंत्र का कोई न कोई प्रकार अवश्य था, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने अधिकारी तंत्र को अधिक सुदृढ़ किया, उसे विस्तृत आकार दिया। चर्च और राजशाही में से किसी न किसी प्रकार का अधिकारी तंत्र अवश्य प्रचलित था। इन सब तथ्यों में मैक्स वेबर को अधिकारी तंत्र या प्रशासन तंत्र का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक युग में व्यक्तियों की गतिविधियों को समझने के लिए किसी न तरह प्रशासन तंत्र की आवश्यकता अवश्य रहती है। इस तंत्र की बड़ी विशेषता है कि इसकी बुनियाद युक्ति संगत सिद्धांतों पर होती है। प्रशासन तंत्र का संगठन और उसके कामकाज करने की पद्धति अवैयक्तिक नियमों पर चलती है। इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को विभाग दे दिए जाते हैं। प्रशासन तंत्र जन्मजात लक्षणों पर नहीं चलाए जाते, इनका आधार विशिष्टीकरण होता है। प्रशासन तंत्र को कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र या नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि प्रशासन तंत्र की अवधारणा का
वेबर से पहले प्रयोग जूलियन फ्रेंड ने किया, लेकिन वेबर के प्रशासन तंत्र का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार प्रशासन तंत्र वस्तुतः प्राधिकार का कानूनी स्वरूप है। आजकल प्रायः प्रशासन तंत्र का अर्थ राज्य के कार्यालयों से लिया जाता है। राज्य में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र का होना ऐतिहासिक है। जूलियन फ्रेंड कहते हैं कि प्राचीन मिस्र, रोमन चर्च, चीन, एशिया और यूरोप के कई देशों में, मौर्य साम्राज्य में यानी प्राचीन युगों में राजाओं महाराजाओं की शासन पद्धति किसी न किसी तरह के प्रशासक तंत्र द्वारा चलती रहती है। प्रशासन तंत्र का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि इसका संबंध बराबर सरकार से जुड़ा रहता है। जब कभी प्रशासन तंत्र की बात होती है तो सामान्य लोग इसकी संबंध सरकार से जोड़ लेते हैं। तब कहा जाता है कि प्रशासन तंत्र में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है, तो इसका आरंभ सरकारी भ्रष्टाचार से होता है। प्रशासन तंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या है? डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो का अर्थ होता है कार्यालय या टेबल या मेज, और क्रेसी इसका मतलब तंत्र या शासन से है। इसका संपूर्ण पद का मतलब हुआ कार्यालय का तंत्र या शासन या मेज का शासन। स्पष्टतः किसी भी प्रतिष्ठान के कार्य को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो यह प्रशासन तंत्र कहलाता है। रॉबर्ट सी स्टोन ने लिखा है कि इस पद का प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। हार्मन फाइनर ने नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन माना है। टालकाट पार्सन्स संगठन और प्रशासन तंत्र की पर्यायवाची मानते हैं। पीटर ब्लॉक का मत है कि प्रशासन तंत्र वह संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाता है। जी मोस्का नकारात्मक रूप से प्रशासन तंत्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, यह उच्च वर्गीय अधिकारियों का निरंकुश नियंत्रण है। कार्ल फ्रेडरिक अपनी पुस्तक मैन एंड हिज गवर्नमेंट 1963 में लिखते हैं कि प्रशासन तंत्र उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण और उच्च स्तरीय क्षमता युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और वेबर ने आदर्श प्रारूप में जो परिकल्पनाएं रखी हैं आनुभाविक यथार्थता से मेल खा जाए, ये आवश्यक नहीं है। इसी कारण प्रशासन तंत्र अपने दैनिक कामकाज में कई भ्रष्ट रूप ले लेता है जो इसके दुष्परिणामों की अभिव्यक्ति है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। प्रशासन तंत्र की विशेषताओं को F.M. मार्क्स ने अपनी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी में निम्न प्रकार वर्णित किया है कि पद सोपान, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन और स्वामित्व। कार्ल जे फ्रेडरिक ने प्रशासन तंत्र के 6 लक्षणों का उल्लेख किया है। पहला है कार्यों का वैभिन्नीकरण, पद के अनुरूप योग्यताएं, पद सोपान, संगठन और अनुशासन, वस्तुनिष्ठ कार्य पद्धति, लाल फीताशाही और गुप्तता। मैक्स वेबर ने प्रशासन तंत्र की अनेक विशेषताएं बताई हैं। विशिष्ट सेवाएं, स्पेशल सर्विस। प्रशासन तंत्र में काम करने वाले अधिकारियों, बाबुओं और अन्य कर्मचारियों के काम करने का स्वरूप निश्चित रूप से विभाजित होता है। अपने क्षेत्र में काम करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार और उनकी शक्तियां सेवा नियमों के अनुसार निश्चित की जाती हैं। संपूर्ण कार्यालय को विभिन्न भागों में निश्चित सेवाओं और प्राधिकारों में साथ बांट दिया गया है। किसी समस्या पर निर्णय लेने का प्राधिकार जिन व्यक्तियों के पास होता है उनका भी निर्धारण कर लिया जाता है। संपूर्ण अधिकारी तंत्र एकजुट होकर आपसी सहयोग द्वारा कार्यालयों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस। कार्य संपादन में अधिकारियों की सुरक्षा। प्रत्येक कार्यालय के कुछ विशेष नियम उपनियम होते हैं। इन नियमों उपनियमों के अनुसार अधिकारियों की सुरक्षा की जाती है। अधिकारियों को उनकी एक निश्चित आयु तक सार्वजनिक सेवाएं करने का अवसर दिया जाता है। उनके अनुसार अधिकारी का जीवन पूर्ण रूप से सार्वजनिक सेवा के लिए निहित होता है और अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाएगा। तीसरा है कार्यालय के कामकाज का सौपनिक संगठन, हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस फंक्शंस।
प्रत्येक कार्यालय में एक ऐसी प्रशासनात्मक व्यवस्था होती है जिसकी संरचना अधीनस्थ और कार्यकारी पद के अनुसार होती है। इस सोपानिक व्यवस्था में निम्न पदों के कार्यकारी उच्च पदों के कार्यकारियों को अपील कर सकते हैं। कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास प्राधिकारों का केंद्रीकरण होता है। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अधिकारियों की भर्ती, अधिकारी तंत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं होती। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है। इन कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह की नियुक्तियों की प्रकृति संविदात्मक होती है। पांचवा है नियमित पारिश्रमिक का भुगतान। किसी भी कार्यालय का कार्य बिना पारिश्रमिक के नहीं होता है। यह पारिश्रमिक वेतन के रूप में दिया जाता है। वेतन को निश्चित ग्रेड में रखा जाता है। वेतन का यह ग्रेड उच्चोच्चता यानी रैंक के आधार पर होता है। रैंक का यह आधार इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारी किस तरह का उत्तरदायित्व वहन करता है। सामान्यतया जिसका उत्तरदायित्व और जिसे कार्य संपादन में असुरक्षा अधिक होती है उसे अधिक वेतन मिलता है। छठा है वरिष्ठ अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। कार्यालय के नियमों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह अधीनस्थ कार्यालयों में कामकाज में तालमेल बैठाने का प्रयास करे। इसमें ढील देते हुए वह अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर कर सकता है। अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा। ये अधिकारी तंत्र का उत्तरदायित्व है कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए या भविष्य निधि की व्यवस्था करें। ये इसलिए कि कर्मचारी अपने संपूर्ण जीवन को कार्यालय के कार्यों के संपादन में लगा देता है। वृद्धावस्था में उसे इसकी सुरक्षा देना कार्यालय का ही उत्तरदायित्व है। अगला है कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर। प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की जो उच्चोच्च व्यवस्था होती है रैंकिंग, उसमें पदोन्नति के अवसर निहित होते हैं। निश्चित किया जाता है कि कर्मचारी या अधिकारी की जिस पद पर नियुक्ति होती है उस पद से सेवानिवृत्ति था उसकी पदोन्नति अवश्य होनी चाहिए। कार्यालय की गतिविधियां निरंतर चलती हैं। कार्यालय में कर्मचारी आते हैं, कार्य करते हैं और सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्यालय का काम निरंतर रूप से चलता रहता है। कार्यालय का काम लिखित आधार पर चलता है। कार्यालय का काम लिखित होता है, इसके लिए फाइल होती है। आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि कार्यालय में फाइल बोलती है। इसका मतलब है कि कार्यालय की संपूर्ण कार्यवाही लिखित होती है। इस लिखित कार्यवाही को फाइल में रखा जाता है, इसलिए इसे फाइल सिस्टम भी कहते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रेनहार्ड बेनेडिक्ट ने प्रशासन तंत्र के नकारात्मक स्वरूप की 7 विशेषताओं की चर्चा की है, जो क्रमशः मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कठोर नियम एवं अनमनीय दिनचर्या, स्पष्ट दायित्वों के बंटवारे का अभाव, उच्चाधिकारियों द्वारा गलत निर्णय, धीमी कार्य गति एवं अत्यधिक औपचारिकता, परस्पर विरोधाभासी दिशा निर्देश, प्रभुत्वपूर्ण कार्यों की भरमार और कतिपय लोगों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण। मैक्स वेबर ने प्रशासन तंत्र को जब आदर्श प्रारूप में रखा तो उनका संदर्भ सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से था। इसकी व्याख्यान करने में वो बार बार कहते हैं कि इसमें काम करने वाले व्यक्ति अपने क्रियाकलापों में अवैयक्तिक होते हैं। इसके संपूर्ण संगठन को अनुशासनात्मक नियमों द्वारा सूत्र में बांध लिया जाता है। आज हमारे देश में तथा दुनिया के अन्य भागों में जो भी प्रशासन है वह एक प्रकार की संगठनात्मक संरचना है जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आज जब वित्तीय संस्थानों का उदारीकरण हुआ है और हमारे देश में तो सरकार ने जिस आर्थिक उदारीकरण की नीति चलाई है उसके होते हुए प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ होने की संभावना अधिक है। प्रशासन तंत्र को कानूनी वैधता भी मिली है। आए दिन कर्मचारी अपने मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल और बंद के रूप में चुनौतियां देते रहते हैं। ऐसी दशा में प्रशासन तंत्र की जड़ें अधिक मजबूत हो रही हैं। आज जब सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और गैर सरकारी संगठन जनजीवन में अपना प्रवेश अत्यधिक रूप से कर रहे हैं, प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ होने की संभावना अधिक दिख पड़ती है। टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। FM मार्क्स ने प्रशासन तंत्र के 4 रूपों की चर्चा की है। अभिभावक प्रशासन तंत्र, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, जाति प्रशासन तंत्र, कास्ट ब्यूरोक्रेसी,
संरक्षण प्रशासन तंत्र, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी एंड योग्यता प्रशासन तंत्र, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स की मान्यता है कि इन रूपों में से एक भी किसी देश में पूरी तरह उपलब्ध नहीं होता। यहाँ हम मार्क्स द्वारा वर्णित प्रशासन तंत्र के रूपों की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन कर रहे हैं। पहला है गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, अभिभावक प्रशासन तंत्र। इस प्रकार का प्रशासन तंत्र जनहित के लिए काम करती है। इनके सारे कामों के पीछे जनहित की भावना छिपी होती है। वे न्याय और लोक कल्याण के संरक्षक होते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित गार्जियन को इस श्रेणी का प्रशासन तंत्र कहा जा सकता है। मार्क्स ने अभिभावक प्रशासन तंत्र के दो उदाहरण दिए हैं, चीनी प्रशासन तंत्र और प्रशासकीय प्रशासन तंत्र 1640 से 1950 तक। दूसरा है जाति प्रशासन तंत्र। जब प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथ में हो तब जाति प्रशासन तंत्र का उद्भव होता है। जाति प्रशासन तंत्र का आधार एक वर्ग विशेष होता है। मार्क्स ने जाति प्रशासन तंत्र के पुरातन उदाहरणों में रोमन साम्राज्य और अर्वाचीन उदाहरणों में जापान के मेजी संविधान का उल्लेख किया है। संरक्षक प्रशासन तंत्र, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। यह प्रशासन तंत्र का रूप है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, वरन नियोक्ता और प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया प्रतिबद्ध प्रशासन तंत्र भी प्रायः इसी प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखती है। इसका दूसरा नाम लूट पद्धति है। चौथा है मेरिट ब्यूरोक्रेसी। योग्यता पर आधारित प्रशासन तंत्र का आधार सरकारी अधिकारी के गुण होते हैं। योग्यता की जांच के लिए निष्पक्ष और वस्तुगत परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसका लक्ष्य लोक सेवा आयोग की कुशलता है। इसका लक्ष्य लोक सेवा की कुशलता है। प्रशासन तंत्र के कारण मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन तंत्र के विशिष्ट निश्चित कारणों से निर्मित किया जाता है। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के प्रचलन से प्रशासन तंत्र का निर्माण किया गया है। दूसरा, सामान्यतः पहले वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को मुद्रा के बदले वस्तुएं ही प्रदान की जाती हैं, लेकिन मुद्रा के प्रयोग के साथ साथ समस्त अधिकारी वेतन भोगी हो गए। धीरे धीरे प्रशासन की क्रियाकलापों में इतनी अधिक जटिलता हो जाती है कि उनके क्रियाकलापों को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होने लगती है, जिससे प्रशासन तंत्र में वृद्धि होती है। गुणात्मक आधार पर ही प्रशासकीय कार्यों के विकास के परिणाम स्वरूप प्रशासन तंत्र का विकास होता गया। नाउ क्रिटिसिज्म, समालोचना। वेबर की दृष्टि से प्रशासन तंत्र के शासन की प्रणाली अनिवार्य है। सामान्य सांस्कृतिक हास के काल को छोड़कर प्रशासन तंत्र हास का उदाहरण नहीं मिलता। प्राचीन काल के पितृनामी राज्यों से तुलना करने पर आधुनिक प्रशासन तंत्र अधिक सक्षम है, क्योंकि इसमें विशेषीकरण और प्रशिक्षण के तत्व हैं। ज्यों-ज्यों अधिक संगठन, श्रम विभाजन और विशेष रूप से प्रशिक्षित पदाधिकारियों पर निर्भर होने लगे हैं, त्यों-त्यों वे कर्मचारी तंत्रात्मक और अनिवार्य होते जाते हैं। क्रिटिसिज्म। वेबर की दृष्टि से प्रशासन तंत्र के शासन की प्रणाली अनिवार्य है। सामान्य सांस्कृतिक हास के काल को छोड़कर प्रशासन तंत्र हास का उदाहरण नहीं मिलता। प्राचीन काल के पितृनामी राज्यों से तुलना करने पर आधुनिक प्रशासन तंत्र अधिक सक्षम है, क्योंकि इसमें विशेषीकरण और प्रशिक्षण के तत्व हैं। ज्यों-ज्यों अधिक संगठन, श्रम विभाजन और विशेष रूप से प्रशिक्षित पदाधिकारियों का निर्माण होने लगे, त्यों-त्यों वे कर्मचारी तंत्रात्मक और अनिवार्य होते जाते हैं। सरकारी सेवाओं की हमेशा मांग होती है और समुदाय की सर्वाधिक ऐच्छिक आवश्यकताएं प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली पर निर्भर होने लगती है। जो व्यक्ति ये आशा करते हैं कि भविष्य का समाजवादी समाज प्रमुख सामाजिक परिवर्तन ला देगा, उन लोगों को वेबर ने बतलाया कि केंद्रीय रूप से नियोजित समाज के कर्मचारी तंत्रात्मक प्रवृत्तियों
और अधिक बढ़ेगी। श्रम विभाजन और प्रशासन में विशेष योग्यता का प्रयोग बढ़ेगा और इसका परिणाम सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अपेक्षा प्रशासन तंत्र के अधिकारियों का अधिनायकवाद होगा। वेबर की दृष्टि में सार्वभौमिक कर्मचारी तंत्र करण उस सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है जो आधुनिक समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करेगा। यदि वह विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, एक निरंकुशता आ जाएगी जो प्राचीन मिस्र के राजवंशों से भी अधिक दृढ़ होगी, क्योंकि राज के हाथ में तकनीकी दृष्टिकोण से कुशल प्रशासन होगा। वेबर ने कहा कि समान ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के आधार पर वर्तमान और प्रवृत्तियों के तार्किक अंतर पर विचार करके उस नई दास्ता को समझा जा सकता है। प्रशासन तंत्र की प्रणाली के लाभ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में देख सकते हैं। मैक्स वेबर ने इस व्यवस्था की श्रेष्ठता को आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में स्वीकार किया है, क्योंकि प्रशासन तंत्र का आधार विवेक या बुद्धि है। वेबर की विवेकीकरण की अवधारणा का विशद प्रयोग हमें इस तंत्र में देखने को मिलता है। जिस क्रिया को विवेकपूर्ण क्रिया कहा गया है, उसका सही उदाहरण प्रशासन तंत्र व्यवस्था है। इस व्यवस्था में साधन, नियम, लक्ष्य आदि की प्रधानता रहती है और इसलिए इस तंत्र का क्रांतिकारी लाभ हमें हर जगह देखने को मिलता है। प्रशासन तंत्र के बढ़ते कदम ने अविवेकपूर्ण को समाप्त करने में मौलिक योगदान दिया है। प्रशासन तंत्र के द्वारा राजनीतिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया गया था, जिससे उनके विश्लेषण की कुछ समालोचना की गई। लेकिन बैंडिक्स कहते हैं कि यह सही नहीं है कि वेबर ने उस राजनीतिक विकास का अनुमान नहीं लगाया था जिससे उनके विश्लेषण के प्रयोग को उपयुक्त बना दिया गया, पर इस प्रकार का प्रयोग संभव और फलदायक है। इसलिए यह विश्लेषण कदाचित मैक्स वेबर की प्रतिभा का ज्वलंत प्रमाण है। नाउ द प्रशासन तंत्र के दुष्परिणाम। रॉबर्ट के मर्टन ने प्रशासन तंत्र के दुष्कार्यों या दुष्प्रकार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और अपने वेबलिन की एक अवधारणा प्रशिक्षित अयोग्यता, डेवी के विचार, व्यावसायिक मनासंताप और वारनाट की अवधारणा, व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए प्रशासन तंत्र के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला है। जिसमें प्रशिक्षित अयोग्यता, व्यावसायिक मनासंताप, संरचनात्मक अति अनुरूपता, लचीलेपन का अभाव, साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल, लकीर का फकीर, लाल फीताशाही, औपचारिकता, अकुशलता, नीरसता, विरोधाभास से परिपूर्ण और शोध पर आधारित नहीं है, विभागवाद और रूढ़िवादिता, ये सभी थे प्रशासन तंत्र के दुष्परिणाम। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको नई यूनिट पढ़ाऊंगा, कार्ल हाइनरिश मार्क्स। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स बराबर सोशलॉजी के बहुत ही रोचक लेक्चर्स लेके आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूपी पीजीटी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीजीटी के लिए होंगे। बहुत ही जल्द परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने वाली हैं, तो कॉम्टेरिया बराबर इस पर वर्क कर रहा है। आज से मैंने आपके लिए कॉम्टेरिया 10 क्वेश्चंस क्विज की भी एक शॉर्ट्स वीडियोस की फॉर्मेशन की, उसको आप ज़रूर से देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कंसर्न पीडीएफ की लिंक होती है, वहाँ से कंसर्न पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें, जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या वन लाइनर फॉर्मेट में होती है। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, मास्क जरूर लगाएं, अति आवश्यक होने पर घरों से निकले, वैक्सीनेशन जरूर से कराएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।